हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 26 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे हम लोग पद्म अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज पहला टॉपिक वही है। तो भारत सरकार ने 25 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 131 व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। इन पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल थे। ये जो 131 पुरस्कार हैं, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली स्थित उनके राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 अलग अलग नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए, जिसमें पहला समारोह जो आयोजित हुआ वो 25 मई 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें कुल 66 पुरस्कार आवंटित किए गए, और दूसरा आयोजन 23 जून 2026 को किया गया, जिसमें कुल 65 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये 2 भागों में प्रदान किए गए टोटल पुरस्कार, जिसमें आधे प्रदान किए गए 25 मई 2026 को और आधे प्रदान किए गए 23 जून 2026 को। तो जब 25 मई को भी जब ये अवार्ड वितरण हुआ था, तब भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था और आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा हुआ है। तो इस बार किसको किसको मिला है, नामों का तो जो घोषणा है वो 25 जनवरी को ही हो गया था। तो टोटल नाम 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और जो 113 पद्मश्री हैं, नाम वही सारे हैं, लेकिन इनमें से आधे को उस दिन सम्मानित कर दिया गया था और जो बचे हुए थे उनको 23 जून 2026 को सम्मानित किया गया है। तो 23 जून को पद्म भूषण प्राप्त करने वालों में प्रसिद्ध नेता अभिनेता मम्मूटी, प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक, चिकित्सक डॉक्टर दत्तात्रेयुडू नोरी और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज प्रमुख रहे। वहीं पद्मश्री पाने वाले में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, अभिनेता निर्देशक आर माधवन, इनको धुरंधर मूवी के लिए दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी सविता पुनिया, इनके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम की तैनाती में अहम भूमिका निभाने वाले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के एरोस्पेस वैज्ञानिक चंद्रमौली गुड्डमानुनु, इनको भी दिया गया है। और दलित लेखक अशोक कुमार हलधर, इन सभी को पद्मश्री दिया गया है। इन 65 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री दिए गए हैं और 2 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। पद्मश्री के अन्य विजेता कौन कौन से हैं, तो जॉर्जियाई कोच व्लादिमीर मेस्ताविरिश्विली, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्मश्री। वही सतीश शाह जो अभिनेता हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पद्मश्री। प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पति, नागालैंड के 23 वर्षीय कलाकार गुरु सांग्युसांग पोंगेनेर और छत्तीसगढ़ के बस्तर में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली बधुरी ताती, इन सभी को भी पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि टोटल 56 नाम डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके अलावा भी हैं। अब जरा पद्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक मामलों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो भी लोग अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है और ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है इस श्रेणी का सर्वोच्च सम्मान है और भारत रत्न के बाद इसको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। तो ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जैव विविधता से संबंधित है। तो भारत के जैव विविधता से समृद्ध पश्चिमी घाट क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक नई टाइगर मॉथ प्रजाति की खोज की है और जून 2026 में केरल के इडुक्की जिले में खोजी गई इस प्रजाति का नाम अंतरम इडुक्की रखा गया है। ये जो प्रजाति है ये टाइगर मॉथ उपकुल ऑकर्टिनी तथा एरेबिडी कुल से संबंधित है
और अंतरम एक नया वंश है जो वर्तमान में केवल केरल के इडुक्की जिले में पाया गया है। इसका नाम संस्कृत शब्द अंतरम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है भिन्नता या अंतर। और ये जो नई प्रजाति खोजी गई है ये अपनी विशिष्ट बाह्य संरचना और जननांग संबंधी आकृतियों के कारण अन्य प्रजातियों से अलग पहचानी गई है। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। अंतरम इडुक्की कहाँ खोजी गई है? तो केरल के इडुक्की जिले में। नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित है। तो हाल ही में 24 जून को बांग्लादेश इसका 27वां सदस्य देश बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ये संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है। और बांग्लादेश के शामिल होने से विशेष रूप से जो सुंदरवन क्षेत्र है इसमें बाघ संरक्षण और सीमा पार जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब जरा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 1973 में शुरू किया गया था और उसी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2023 में इसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्थापित किया गया था। बाद में 23 जनवरी 2025 को ये एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विधिक इकाई के रूप में स्थापित हुआ। इसको स्थापित करने का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों, कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इन 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग, तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान क्षमता और ज्ञान साझा करना है। तो इसी उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी भारत के द्वारा। और अभी हाल ही में बांग्लादेश इसका 27वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक E0 FIR प्रणाली से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक में सभी राज्यों को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एकीकृत डिजिटल E0 FIR प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से जुड़ी हुई है और विशेष रूप से बड़ी वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। अब E0 FIR क्या होता है? तो ये एक डिजिटल प्रणाली है जो सत्यापित साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों को स्वतः 0 FIR में परिवर्तित कर देता है। और इस व्यवस्था के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध की शिकायत देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है, चाहे घटना किसी अन्य क्षेत्राधिकार में भी हुआ हो। तो अगर किसी और जगह पे भी घटना हुई है तो उसकी शिकायत जो है दूसरे पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की जा सकती है। E0 FIR विशेष रूप से 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिए बनाई गई है। और ये जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं ये राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 इसके माध्यम से दर्ज की जाती है। और अभी तक केवल 9 राज्यों ने ही E0 FIR प्रणाली को पूरी तरह लागू किया है। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से ये अपील की है कि वो इस प्रणाली को जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि जो साइबर धोखाधड़ी आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उसका त्वरित निदान किया जा सके। अब चूँकि प्रगति की 52वीं बैठक थी तो प्रगति का भी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, तो ये प्रगति का फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछता है। जैसे कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लेता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो वैसे ही इसका ये पूछा जा सकता है। हाल ही में मीटिंग हुई है इसकी, तो अभी अगर कोई रिसेंट एग्जाम हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक भारत के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से संबंधित है। तो भारत ने वित्तीय वर्ष 2035-36 तक 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अब पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता क्या होता है?
तो जल विद्युत ऊर्जा भंडारण की एक आधुनिक प्रणाली है जिसमें अलग अलग ऊंचाई पर स्थित 2 जलाशयों का उपयोग किया जाता है। जब बिजली की मांग कम होती है तब अतिरिक्त बिजली की सहायता से पानी को नीचे वाले जलाशय से ऊपर वाले जलाशय तक पंप किया जाता है, और वहीं जब मांग अधिक होती है तो जलाशय से नीचे ऊपर वाले जलाशय से नीचे पानी छोड़कर टरबाइन चलाए जाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो इसे ही पंप्ड स्टोरेज बिजली उत्पादन कहते हैं। और जनवरी 2026 तक भारत की कुल जल विद्युत क्षमता जो है, जिसमें पंप्ड स्टोरेज भी शामिल है, 50.91 गीगावाट दर्ज की गई है। जबकि केवल अगर पंप्ड स्टोरेज की बात करें तो इसकी स्थापित क्षमता 7175.6 मेगावाट रही है। और भारत का एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, वो भी ध्यान रखिएगा, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना। तो ये लक्ष्य पहले ही भारत तय कर चुका है, निर्धारित कर चुका है। तो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल के करेंट का पीडीएफ चाहिए तो ओनली बीपीएससी की साइट या ओनली बीपीएससी के ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।